नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम हिंदी के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कि वाक्य रचना से संबंधित है। वाक्य रचना जो कि हिंदी व्याकरण का एक भाग है, और ये वीडियो स्पेशल राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही समस्त बोर्ड क्लासेस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वाक्य रचना दो प्रकार से थी। एक वाक्य रचना थी अर्थ के आधार पर और एक थी रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य रचना हम पढ़ चुके हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र, जिसके अंदर हमने बातें की थी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य रचना। अर्थ के आधार पर वाक्य रचना के 8 भेद माने गए हैं। ये वीडियो सभी रीट प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है रीट के सिलेबस के अनुसार। साथ ही सीबीएसई और आरबीएसई पाठ्यक्रम में भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य रचना अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की है वाक्य की रचना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में कि एक विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहा जाता है। अगर सार्थक शब्दों के समूह को आप संयोजित नहीं करेंगे तो उसे एक सार्थक वाक्य नहीं कह सकते। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार, ये 4 भाग थे इसके। उसी के अंतर्गत वाक्य विचार में वाक्य रचना भी शामिल की गई है, जो कि 2 प्रकार से है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरी थी रचना के आधार पर। तो विशेष क्रम से किसी न किसी कहने का उद्देश्य होता है। अगर आप वाक्य कहते हैं, सामने वाले को कुछ उस वाक्य से समझ में आता है तो वो सार्थक है। अगर नहीं समझ पाता है तो वो वाक्य निरर्थक है, उसे एक सार्थक वाक्य नाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो बोलने या लिखने वाले पूर्ण अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है, बोलने अथवा लिखने का पूरा अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट हो जाए वही वाक्य कहलाता है। आप जो कहना चाहते हैं सही शब्दों के माध्यम से सामने वाले के समक्ष अपनी बात को रख सकें, वही एक सार्थक वाक्य की श्रेणी में आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार माने गए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जिसमें नहीं प्रयुक्त होता है, प्रश्नवाचक, इसकी पहचान प्रश्न चिन्ह लगा होता है, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया जाए, और विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक की बात कर लेते हैं। क्या होता है विधानवाचक? विधान अर्थात क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है। यानी हाँ में हमें क्रिया का पता लगता है, ये कार्य हो रहा है, यह व्यक्ति कर रहा है, इसके द्वारा किया जा रहा है। किसी भी क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए रमा खेल रही है, तो रमा के द्वारा खेलने को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो खेलना यानी क्रिया है, और वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? रमा के द्वारा हो रही है। तो क्रिया के होने अथवा करने का भाव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रमेश आता है, आना क्रिया है। सीता पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ना क्रिया है। देश में कोरोना महामारी पैर पसार रही है, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। राहुल गाड़ी से जा रहा है। मोहन और सोहन अच्छे मित्र है। किसी भी वाक्य का सही अर्थ हमें साधारणतः प्राप्त हो जाए वही विधानवाचक वाक्य कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको सही तरीके से समझ में आएगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिस वाक्य में क्रिया न करने, निषेध अर्थात किसी चीज़ को मना कर देना, तो क्रिया के न करने अथवा होने का बोध हो, वहाँ कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर रमा खेल रही है, इसी को अगर हम बदल लेते हैं रमा खेल नहीं रही है, तो यही वाक्य निषेधवाचक बन जाता है। जैसे बाहर जाना मना है,
निषेध किया गया है। जगदीश घर नहीं आया है। मोहन जल्दी मत करना, उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, वह पास नहीं हो सकता, कल से कोई भी वाहन नहीं चलेगा, तुम कल मत आना। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। न, ना, नहीं, मत, इस प्रकार के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो, क्रिया के न होने का बोध हमें लगे, वो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था प्रश्नवाचक वाक्य। थे कितने अर्थ के आधार पर? 8। 2 हम पढ़ चुके हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। विधानवाचक और निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता हो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कल कहाँ गए थे, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, जहाँ भी इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दे वो सारे के सारे प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए, राहुल तुम्हारा कार्य क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम यहाँ से कैसे जाओगे, इस प्रकार के वाक्य जो आपको प्रश्न का बोध कराते हो वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस। संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना, किसी भी कार्य को करने के प्रति आपका संदेह दिखाई दे, कार्य होगा कि नहीं होगा, तो उस प्रकार के वाक्य किस में आएंगे? संदेहवाचक वाक्य में। संदेह को पहचानने का तरीका है, वाक्य में शायद लगा होता है। शायद, हो सकता है, आप अंदाज लगा रहे हो। जहां पर बेअंदाज लगाने का भाव प्रकट हो, संदेह का भाव प्रकट हो, वहां पर संदेहवाचक वाक्य। शायद आज बारिश होगी या नहीं होगी, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चितता का जहां पर भी बोध होता हो संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आएगा। शायद वह कल शाम को आए या नहीं आए, कोई पता नहीं। शायद राम जीत जाता, हो सकता है वह आया ही ना हो, अंदाज लगा रहे हैं, शायद उसे कोई भूल पाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य जिनमें संदेह दिखाई देता हो वो क्या कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य। पांचवा इसका भेद है संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस। किसी की ओर इंडिकेट कर रहे हो आप, किसी को बता रहे हो। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती हो। क्रियाएं 2 होती है लेकिन एक क्रिया दूसरी के ऊपर निर्भर होती है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, तो पानी की कमी का न होना किस पे निर्भर है? बारिश होने पर। 2 क्रियाएं थी। यदि तुम पढ़ाई करते तो फेल नहीं होते, फेल होने का संकेत किससे दिया हमने? पढ़ाई करने से। पढ़ाई करना संकेत था, यदि पढ़ाई कर लेते तो फेल नहीं होते। यदि मैं स्टेशन जल्दी पहुंच जाता तो ट्रेन नहीं निकलती। यदि कार्य समय से करोगे तो पछतावा कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर भी संकेत दिया जाता हो कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो यदि और तो जहाँ पर भी हमें दिखाई देता है वो संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है इसका छठा पॉइंट, इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट होते हैं। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, आप किसी से किसी प्रकार की आशा कर रहे हो, किसी को शुभकामना संदेश दे रहे हो, तो वो सारे के सारे भाव जिन वाक्यों के अंदर दिखाई देंगे वो वाक्य क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य। मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, ये आपकी इच्छा है। आपने तो किसी को बताया है कि आज मेरी ये इच्छा है। आप अच्छे अंकों से पास हो, आपने किसी को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया हो, सदा कल्याण हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छे के लिए आशा करता हूँ, किसी से आशा की है कि हमेशा आपका भला हो, आप सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिया है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य। हमारा प्रयास और आपकी सफलता ये दोनों आप लोगों को आगे तक लेकर के अवश्य जाएगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना, किसी को आज्ञा दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव जहाँ पर भी प्रकट होते हों वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, निरंतर कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते, उपदेश दिया जा रहा है। तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, किसी को अनुमति प्रदान की है आपने, तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो। मेज से गिलास उठा कर रखो, आपने आदेश दिया है। बोर्ड पर अपना उत्तर लिखो, आपने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, जहाँ पर ये भाव प्रकट हो कि आदेश दिया जा रहा है, अनुमति हो रही है, कृपया मैं अंदर आऊँ, आप अनुमति मांगते हैं अपने विद्यालय में, जहाँ भी किसी भी रूम में प्रवेश करने से पहले, तो वो भी किस में आएंगे?
आज्ञावाचक वाक्य में। आ जाइए, बैठ जाइए, चले जाइए, तो इस प्रकार के वाक्य किसमें हैं? आज्ञावाचक वाक्य में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक भी बोल सकते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य भी बता सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर भी आपको विस्मय, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या मार्क लगा होता है। वो मार्क कौन सा है? ये वाला, अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, यानी हम अच्छा बता रहे हैं किसी को। धन्य धन्य, तुम पहले नंबर से पास हो गए, हर्ष प्रकट किया। बस करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। समझ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। छी, कितना गंदा पानी है। ओह, कितना भयानक दृश्य है। तो जहाँ पर भी हमें हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य। पहचान क्या थी? इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह लगा होता है और यही इसकी पहचान है। सही दिशा में सही प्रयास करें, परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहें। कठिन परिश्रम प्लस आपका धैर्य ही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। और हिंदी तो आपकी पीछे रहेगी नहीं। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हें हल करने का प्रयास करें। वाक्य का नाम लिखें, एक से दूसरे बदलने का प्रयास करें, जिससे आपका वाक्य का आज का ज्ञान पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में स्थायी बन जाएगा। आप सब इधर देखिए। यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी आ जाता। यदि और तो किस में थे, मैंने बताया था। आप अपना पता लगाइए। तुम कौन हो? प्रश्नवाचक निशान हमें दिखाई दे रहा है। धरती गोल है, सामान्य बात दिखाई दे रही है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। मना है यानी निषेध है। शायद मैं कल दिल्ली जाऊँगा, शायद किस में था? संदेह में था। हे प्रभु, सबका कल्याण हो। आहा, कितना सुंदर उपवन है। उपवन में पक्षी कलरव कर रहे हैं। ऐसी सर्दी में बाहर मत आओ। उपदेश किस में दिए थे आपने? आज्ञा में दिए थे। पत्रोत्तर अर्थात पत्र का उत्तर अवश्य देना ऑर्डर दिया है आपने। संभवतः इस साल वर्षा हो। संभवतः का मतलब भी शायद ही होता है। वाह, भारत ने विश्व कप जीत लिया, खुशी हो रही है आपको। विस्मयादि बोधक वाक्य इसमें। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। उसने झूठी गवाही न दी होती तो गोपी जेल से बाहर होता। चिड़िया चहचहा रही है, अनुभा चित्र बनाती है। मेरे लिए कप कॉफ़ी लाना। क्या वह आगरा जाएगी? आप दीर्घायु हों। हो सकता है उस साल अच्छी फसल पैदा हो। छी, ऐसा घृणित कार्य तुमने किया। उसने झूठी गवाही न दी होती तो उसे जेल न होती। बालक बगीचे में खेल रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ता। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो आपके ज्ञान को स्थायी बनाएंगे। आप इन 25 उदाहरणों को हल करने का प्रयास करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। पंक्ति एक छोटी सी बड़ी ही अच्छी लिखी है। चलते हुए कदमों को रुकने न देना, जब तक न मिले सफलता स्वयं को थकने न देना। इसी के साथ आप सभी रीट परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई। पहले ही आपको सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।